जय हिंद दोस्तों। आज है 22 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे द्वारा डेली यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाते हैं और हमारे द्वारा सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक करके हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का आतंकवाद के पीड़ितों का दिवस कब मनाया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 18 अगस्त, तो ऑप्शन बी है 19 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 20 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 21 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 21 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? आतंकवाद के पीड़ितों का दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो आतंकवाद पीड़ितों से जो शिकायत होते हैं उनको स्मरण करने के लिए तथा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत ही जो बच गए थे तथा जो पीड़ितों का सम्मान करने के लिए और उन्हें इस बात को जोर देना है कि उनके क्या है कार्यों पर ध्यान देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए इसके अंतर्गत मोटिवेट किया जाता है। अगर 2020 की बात करें तो इस दिवस का क्या था, ये तीसरा स्मरणोत्सव था। ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 2020 का विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया। पहला ऑप्शन है 18 अगस्त, दूसरा है 19 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 19 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 21 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 21 अगस्त को क्या किया गया है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अगस्त को विश्व नागरिक वरिष्ठ। अब बात करें कि आखिर यह किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। ठीक है ना। इस दिवस के जो पहली बार की बात करें तो 14 दिसंबर 1990 ईस्वी में जो यूएन के महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा? यूएन के, यूनाइटेड राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया गया था। जबकि पहला उत्सव कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1991 ईस्वी को इसको चिन्हित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते आज का हमारा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में एनआरए टेस्ट स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। पहले कि हम इसके आंसर को जानें, अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये एनआरए क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी हो गया। तो इस आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? एनआरए के आधार पर। ठीक है, एनआरए का फुल फॉर्म क्या कहा था मैंने? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी हो गया। यह क्या करेगा? सीईटी के आधार पर। सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर एग्जाम देने की, जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया गया है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? एक प्री के दर्ज पर एक एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, आगे बच्चों के लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में प्रॉफिट होगा। और इसके अंतर्गत ही ये कितने भाषाओं में इसको प्री को एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सीईटी जो एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, 12 भाषाओं में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अभी कितने भाषाओं को परमिशन दिया गया? 12 भाषाओं को परमिशन दिया गया है। ठीक है ना। कितने भाषाओं को परमिशन दिया गया? 12 भाषाओं को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत वो इम्पोर्टेंटली रूप से, महत्वपूर्ण रूप से कहें तो ग्रुप बी तथा ग्रुप सी के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अभी तक कितने ग्रुप बी तथा ग्रुप सी के एग्ज़ाम कराए जाएंगे तथा इसके लिए जो सेंटर बनाए जाएंगे, उस सेंटर को बनाने के लिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? 1517.57 करोड़ का प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है ना। 1517 मतलब कितना हो गया? 5-7 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ पर महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। हाल ही में कहाँ पर महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा जम्मू, दूसरा है दिल्ली, तीसरा झारखंड, चौथा है लद्दाख। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जम्मू पर क्या कर दिया गया है? महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया। क्या किया गया? महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो महिला
महिला शक्ति केंद्र, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, MSK, ठीक है, क्या कहा जाता है, MSK। और उसमें उनको कौशल विकास, रोजगार जैसे जो भी अवसर होते हैं, डेवलप, मोटिवेट संपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत काम किया जाएगा, ठीक है ना। वन स्टॉप पर मतलब एक रास्ता, वन स्टॉप का मतलब होता है एक स्टॉप, एक ही मार्ग से इनको सारा काम बताया जाएगा ताकि इनके लिए आसानी हो, ठीक है ना। और इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो भी मुद्दे हैं उन पर भी डिस्कस किया जाएगा और उनके लिए भी इनको जागरूक किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर जम्मू कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर। और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 4 और 5 सीटें हैं। और ये क्या है, लद्दाख। लद्दाख में कितनी सीटें हैं, 0 और 1। राज्यसभा की 1 सीट है तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 1 सीटें हैं। और ये नए सबसे हाल ही में बने हुए कितने हैं, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश 2 बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर किससे लगता है, पाकिस्तान से, और लद्दाख किससे लगता है, चाइना से लगता है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ पर, ये तो चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत के कौन से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ पे से, रायपुर, नया रायपुर हो गया। इसके द्वारा ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। अब यह डाटा किसके द्वारा जारी किया गया, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया गया है। और इसके अंतर्गत डोर टू डोर जो कचरा संग्रह निरीक्षण है उसमें कितना है, 100% का इन्होंने स्कोर हासिल किया गया है, ठीक है ना। ये मैप पर जान लेते हैं आखिर छत्तीसगढ़ और रायपुर कहाँ पे। ये रहा छत्तीसगढ़। और इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा की छत्तीसगढ़ पे कितनी सीटें, 5 सभा, तथा लोकसभा की कितनी है, 5 और 11 सीटें इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में ट्राई फूड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। पहला राज्य ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी क्या हो गए, दोनों हो गए। ए और बी और क्या है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन है, रायगढ़ हो गया। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या है, जगदलपुर के अंतर्गत जो मानव क्या है मंत्री कौन है, किसके अंतर्गत के मंत्री है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, वह कौन है, अर्जुन मुंडा जी। ये रहे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा क्या किया गया है, जो जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत किया है, उद्देश्य इनका मतलब पर्पज जान लेते हैं, ठीक है ना। वन संग्रहकर्ताओं द्वारा जो एकत्रित किए गए क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट MFP जिसे कहा जाता है के का क्या करना है, बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से क्या करना है, आदिवासियों का आय इसके अंतर्गत बढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गरीब रोजगार कल्याण के तहत कितना रोजगार दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 15 करोड़, ऑप्शन सी है 17 करोड़, ऑप्शन डी है 21 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 21 करोड़ क्या किया जाएगा, गरीब रोजगार कल्याण के तहत इतना रोजगार दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कितना करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, 16,760 करोड़ इसके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली रूप से 6 राज्यों पर यह शुरू किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर से सबसे ज़्यादा माइग्रेट जो वर्कर हैं उनको इसके अंतर्गत से क्या करना है, प्रॉफिट देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है इजराइल, चौथा है नेपाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम या यरूशलेम किया जाता है। इसने क्या किया है, दोनों देशों की मजबूत जो क्या कहते हैं, हिस्ट्री को मजबूत करने के लिए तथा संस्कृति को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है ना। अगर इजराइल की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू हो गया, और प्रधानमंत्री कौन है, रेवेन रिविलिन हो गया। तो अगर इजराइल की करेंसी की बात करें तो इजरायली नई शेकेल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट कौन है,
शी जिनपिंग हो गया, और माओ जेडोंग का जगह इन्होंने लिया था, ठीक है ना। और चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। जापान की कैपिटल टोक्यो होगी, और यहाँ के कौन है, शिंजो ओबे हो गया। और इसराइल क्या होगी, इसराइल की करेंसी जेरूसलम या यरूशलेम हो गया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और नेपाल की कैपिटल कहाँ है, काठमांडू होगी, और नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली हो गया, ठीक है ना। खड़ग प्रसाद ओली, केपी ओली कहा जाता है, केपी प्रसाद ओली हो गया, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। पहला वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स नामक गेम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरे राजनाथ सिंह, थर्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन, चौथे हैं पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। ये रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा, इनके द्वारा ही क्या कर दिया गया है, कोरोना क्या है, पहला वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स नाम से लॉन्च कर दिया गया, इनके द्वारा ही लॉन्च कर दिया गया। ये कौन है, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा अगले 5 वर्षों में वित्तीय शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति जारी की दी गई है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें भारत सरकार, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, अगले 5 वर्षों में वित्तीय शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति जारी कर दी गई। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। और 25वें गवर्नर कौन है अभी भारत के, शक्तिकांत दास जी। कौन है, शक्तिकांत दास जी हो गए। और इसका लोगो क्या है, टाइगर और पाम ट्री इसका लोगो है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, हितों को, रणनीति का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा, जो वित्तीय शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाएगा, आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वित्तीय साक्षरता और अवधारणाओं को शामिल करता है, ताकि वे क्या कर सके, एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बन सके, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कितने हवाई अड्डों के प्रस्ताव को देने की मंजूरी कर दी है। अब किसको दिया गया, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये किसको दिया गया है, अडानी ग्रुप को दिया गया है। किसको दिया गया, अडानी ग्रुप के, ये रहे अडानी ग्रुप के चेयरमैन, ये है, ठीक है ना। अडानी ग्रुप, इनको ही दिया गया है। इसके अंतर्गत की बात करें तो कितने हवाई अड्डों को दिया गया, पहला ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 3 हवाई अड्डों को दिया गया। वो कौन कौन से हैं, एक है जयपुर का हवाई अड्डा, दूसरा कहाँ का है, गुवाहाटी का हवाई अड्डा है, तीसरा है तिरुवनंतपुरम का हवाई अड्डा है, ठीक है ना। इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इतने विमान प्राधिकरण को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अभी कंप्लीट रूप से प्रोसेसिंग में कितने थे, 6 थे, लेकिन तीनों को दिया गया है। अब हम जानेंगे कि 6 के 6 नाम कौन से। एक हो गया अहमदाबाद का, दूसरा हो गया जयपुर का, तीसरा हो गया मंगलुरु, चौथा है तिरुवनंतपुरम, पांचवा है गुवाहाटी और छठा है लखनऊ। और इनमें से केवल कितनों को दिया गया है, 3। वो नाम कौन कौन से, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के लिए, ठीक है। किसको दिया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी, प्राइवेट कंपनी है अडानी, अडानी को दिया गया है, ठीक है ना। अडानी क्या करेगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रुपये देगा, कितने रुपये देगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं कि यदि एक पैसेंजर 5,000 रुपये टिकट देता है तो सारा चार्ज इसमें इंक्लूड रहता है, जितना भी होता है। तो उसमें अडानी के पास कितना रुपया आएगा, 500 रुपये आएगा, ठीक है ना। 500 रुपये के अंतर्गत क्या करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके अंतर्गत 177 रुपये देगा। और इससे जो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, कंप्लीट रूप से जितना 10,000 या 20,000 जितना भी होगा, उनमें से 177 रुपये ही वह क्या करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को देगा। और उसके अंतर्गत पे जितनी और उसकी एक प्रॉफिट होगी वो क्या करेगा, खुद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बाजार मूल्य में $2 ट्रिलियन के साथ पहला स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है। पहला है अमेजन होगी, दूसरी फेसबुक होगी, थर्ड एप्पल हो गया, चौथा गूगल हो गया। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, एप्पल के द्वारा क्या कर दिया गया है, $2 ट्रिलियन के साथ पहला स्थान इस कंपनी ने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। एप्पल के लोगो की बात करें तो ये है एप्पल के लोगो। और एप्पल के जो फाउंडर कौन थे, स्टीवन जॉब हो गए। और इसके अंतर्गत कंप्लीटली रूप से 3 लोग थे। और मुख्य रूप से किसको माना जाता है, स्टीफन जॉब्स को माना जाता है। किसको माना जाता है, स्टीफन जॉब्स को माना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यूएस पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब बनाया गया था, फाउंड की बात करें तो 1 अप्रैल 1976 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगर इसकी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की
की बात करें तो आज के टाइम पर कौन है, टीम कुक। ठीक है, स्टीवन जॉब्स की एक अच्छी खासी हिस्ट्री है। इन्होंने एक स्पीच के अंतर्गत बताया था कि ये देवभूमि उत्तराखंड में एक नैनीताल जगह पर क्या है, कैची धाम का एक विशाल बाबा जी का मंदिर है। ठीक है, नीम करोरी महाराज जी कहा जाता है, वहाँ पर ये आए थे और इसी कारण ये सक्सेस हुए थे। ठीक है ना, इन्होंने एक ऑफिशियल स्पीच में इनका वर्णन किया गया था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एडीपी तथा आईएलओ की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में कितने भारतीय अपने जॉब खो सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एडीपी क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मनीला। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है 2 मिलियन, ऑप्शन बी है 3.1 मिलियन, ऑप्शन सी है 4.1 मिलियन और ऑप्शन डी है $6.1 मिलियन। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 6.1 मिलियन क्या किया जाएगा। इसके अंतर्गत एडीपी तथा आईएलओ की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय अपने इतने जॉब जुलाई 2020 के अंत तक खो सकते हैं। ठीक है ना, अब हम एडीपी की बात कर लेते हैं। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मनीला हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। कुल देश कितने हैं इसमें, 68 कंट्रीज़ के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है। इसके हेड की बात करें तो उनका नाम क्या है, मसा तासागु। ठीक है, क्या नाम है, मसा तासागु नाम है। और आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, इसको कब बनाया गया था, 11 अप्रैल 1919 में। कब बनाया गया था, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में बनाया गया था। और किनके द्वारा गया था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनको बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है ना, इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन है, ये अफ्रीकन कंट्री है। अभी हम मैप पर जानेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने। पहला ऑप्शन है टोडोरो ओबियांग। ठीक है, क्या है, टोडोरो ओबियांग। और दूसरे कौन है, फ्रांसिस्को। और थर्ड क्या होंगे, कैरिबियन। और चौथे कौन है, अर्नाल्ड। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को। क्या है, फ्रांसिस्को का पूरा नाम क्या है, डकर फ्रांसिस्को। मैप पे मैं बता देता हूँ, डकर फ्रांसिस्को ये है। ठीक है ना, ये पुनः बन गए हैं वहाँ पे, कहाँ के, इक्वेटोरियल गिनी के ये प्रधानमंत्री बन गए। पहले भी यही थे, अभी भी ये बने। आखिर मुख्य रूप से क्या हो गया था कि इसके अंतर्गत के जो ये हैं टोडोरो ओबियांग, इनकी कुछ आलोचना कर दी। इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और इसके अंतर्गत यह देश किससे लड़ा है अभी, कोविड-19 और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण यह इकोनॉमी की मार भी झेल रहा है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। आज का हम करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।